मध्य प्रदेश के सीहोर में दर्दनाक हादसा, बेकाबू होकर सड़क किनारे पलटी कार, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई हादसे की तस्वीर। हादसे में एक की मौत, 6 लोग घायल। बेकाबू होकर सड़क किनारे ये कार पलट गई, जिसकी तस्वीरें भी सामने। ये देखिए कितनी भयानक तस्वीरें हैं, हादसा हुआ ये, और कैसे ये सड़क पलटते हुए नीचे आती है, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। हादसे की तस्वीरें आप देखिए, सड़क किनारे ये कार जा रही थी और तभी ये कार अचानक पलट जाती है और नीचे गड्ढे में गिरती है। आप देख सकते हैं जो लोग कार में सवार थे वो इस कार से कैसे उछलकर बाहर आ जाते हैं। बुरी तरह से जो इस दुर्घटना में वो घायल भी होते हैं। भयानक तस्वीरें इस हादसे की सामने आई है। और ईरान और अमेरिका के बीच जंगी तनाव की बड़ी खबर आपको दिखाएं उससे पहले यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरलम की 5-5 बड़ी खबरें। शुरुआत उत्तर प्रदेश से। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी आज चंपत राय से मिलने पहुंचे। तीर्थ क्षेत्र भवन में दोनों की मुलाकात हो रही है। चंपत राय के इस्तीफे के बाद पहली बार गोविंद देवगिरी और चंपत राय की मुलाकात। मंदिर ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास महाराज ने टीवी9 से बातचीत में बड़ा दावा किया। कहा गोपाल राव और अनिल मिश्रा पैसों का लेन देन करते थे। बैठक में कहा गोपाल राव की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उनको हटाना जाना चाहिए। कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी है लेकिन वो बाहर रहते हैं। इस्तीफा देने के बाद पहली बार चंपत राय ने राम भक्तों के नाम लिखी चिट्ठी में खुद पर लगे आरोपों पर दिया जवाब। चंपत राय ने कहा उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद वो सभी सवालों का जवाब देंगे। एसआईटी को लिखी चिट्ठी में अनिल मिश्रा पर धोखा देने का भी आरोप लगाया। चंदा चोरी मामले में अभियुक्त लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडे से पुलिस पूछताछ करेगी। अयोध्या पुलिस को तीनों की 1 दिन की पुलिस कस्टडी की रिमांड मिली है। इन तीनों अभियुक्तों के पास से बड़ी रकम बरामद हुई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। इस अभियान के तहत किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह के अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया है। खुद गांव में भी अवैध मकानों को गिराया गया। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद पलटवार शुरू। जी हां, ईरान पड़ोसी देशों को निशाना बना रहा है। अभी कुवैत में ड्रोन हमले हुए, धमाकों की आवाज सुनी गई है। ईरान के पलटवार की आशंका जताई जा रही है। तो अमेरिका के हमलों के बाद से देखिए ये तस्वीरें सामने आई है और ये कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से पलटवार किया जा रहा है और कुवैत में ये ड्रोन अटैक किए गए हैं। ये ताजा हमले हुए हैं जिसकी तस्वीरें सामने आई। बहरीन में कम से कम 4 धमाके सुने गए। बड़ी खबर यह है कि बहरीन में अमेरिकी एयरबेस के पास यह धमाका हुआ है। यूएस के ईसा एयरबेस के पास विस्फोट, जहां यूएस की 5th फ्लीट के पास ब्लास्ट। बहरीन में बज रहे हैं हमले के सायरन। जी हां, बहरीन के गृह मंत्रालय की लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की गई। बहरीन में यूएस नेवी के 5वें बेड़े का हेडक्वार्टर। ईरान ने यूएस ठिकाने पर कई बार हमले किए हैं। तो देखिए ये अटैक बहरीन में भी हुआ है और इसके पहले जैसा हमने आपको बताया कि दूसरे देशों पर भी अमेरिका के जहां ठिकाने वहां हमले शुरू हो गए हैं। ईरान ने पलटवार करना शुरू कर दिया, यही आशंका है। कुवैत में हमला हुआ है, ईसा एयरबेस बहरीन पर अटैक किया गया है। हमले के सायरन बहरीन में बज रहे हैं इस वक्त ईरान के हमलों के बाद। बड़ी खबर यह है कि देर रात अमेरिका का ईरान पर यह बहुत बड़ा हमला है और ईरान के 3 शहरों पर हमलों को अंजाम दिया गया। केशम द्वीप, सीरिक और बंदर अब्बास पर हमले को लेकर खबर। ईरान के सैन्य ठिकानों पर भी बमबारी की गई है। तस्वीरें देखिए जहां 3 शहरों पर एक साथ हमलों को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है। इन हमलों के बाद धमाके और आग की ये तस्वीर, जहां ईरान के ही सैन्य ठिकानों पर बमबारी को अंजाम दिया गया। और ईरान के सिरिक पर हमले में कई लोग घायल हुए हैं। सिरिक पोर्ट के कमर्शियल डॉक पर हमला किया गया है
और बम धमाकों में कई लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ईरान पर हमलों को लेकर अमेरिका ने दावा किया है कि 10 दिन पहले से 5 गुना बड़ा हमला है ये, और अप्रैल के बाद ईरान पर यह सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। फिलहाल इन हमलों को लेकर अमेरिका ने दावा किया है कि 5 गुना बड़ा हमला है ये। अप्रैल के बाद ईरान पर एक और सबसे बड़ा वार। और ईरान के बंदर अब्बास में हमले की लाइव तस्वीरें भी सामने आई हैं। बंदर अब्बास में हक्कानी पोर्ट पर हमला किया गया। अमेरिका ने किया है ईरानी पोर्ट पर अटैक। तस्वीरें आप देखिए, हक्कानी पोर्ट बताया जा रहा है जहां पर ये हमले किए गए। बंदर अब्बास के हक्कानी पोर्ट पर अमेरिका के द्वारा ये अटैक किए गए हैं। 80 जो ठिकाने थे, 80 प्लेसेस पर जो हमले हुए हैं, उनमें से ये एक। अमेरिका ने ईरान के केशम द्वीप पर भी वार किया है। ईरानी एयर डिफेंस, मिसाइल और ड्रोन साइट्स पर हमले को लेकर खबर। सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। फिलहाल ये एक और बड़ी खबर है, एयर डिफेंस और मिसाइल और ड्रोन साइट्स को निशाना बनाया गया है। फिलहाल देखिए, ईरान पर फिर अमेरिकी आक्रमण को लेकर यह खबर है, जहां जिन 3 जगहों पर हमलों को लेकर खबर है उनके बारे में जानिए। बंदर अब्बास को टारगेट किया गया है, सिरिक को टारगेट किया गया है, केशम द्वीप को टारगेट किया गया है। बंदर अब्बास जहां सैन्य ठिकाना है, रिहायशी इलाकों के साथ साथ तेल ठिकानों को भी केशम द्वीप में टारगेट किया गया है। निशाने पर एयर डिफेंस के साथ साथ निगरानी सिस्टम और मिसाइल साइट्स है, ड्रोन लॉन्च साइट है, बंदरगाह सुविधाएं। साथ ही हमलों को जिस तरीके से अंजाम दिया गया उसको लेकर खबर यह है कि अमेरिकी युद्धपोत से इन हमलों को अंजाम दिया गया। मध्य पूर्व में मौजूद युद्धपोतों से अटैक हुआ है। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। साथ ही ईरानी एयर डिफेंस पूरी तरह से फेल रहे। हालांकि हमले घातक कितने थे, क्योंकि सीजफायर के बाद ये सबसे बड़ा हमला है, जहां पहले की तुलना में 4 से 5 गुना तेज हमलों की बात कही जा रही है। प्रोफेसर अमिताभ, पहला सवाल आपसे, इन हमलों के जरिए रेड लाइन क्रॉस करने का क्या पूरी तरीके से वार्निंग के साथ साथ ये मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि ये हमले इस सिचुएशन को उस लेवल तक एस्केलेट कर सकते हैं जहां ये सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि गल्फ स्टेट्स और एक बार फिर से पूरे शिपिंग रूट को इफेक्ट कर सकते हैं? ये सवाल इसलिए कर रही हूं सर, क्योंकि इस दौरान जब हमले हो रहे हैं उसमें 80 से ज्यादा जगहों पर एक साथ अटैक को लेकर दावा। देखिए, ये बहुत सिंबॉलिक अटैक है। ये अटैक इस समय हो रहा है जब फ्यूनरल सेरेमनीज हो रही हैं उनके सुप्रीम लीडर की, और ऐसे समय में ईरान का अटैक करना ये भी दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं उनके पॉलिटिकल और मिलिट्री जो लीडरशिप है उसमें डिफरेंसेस, यानी आईआरजीसी और अब्बास अराक्ची और अदर्स जो हैं उनमें कोई पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं। क्योंकि ये माना गया था कि अमेरिका ने एक मॉरेटोरियम दिया है कि इस समय जब उनके फ्यूनरल सेरेमनीज चल रही हैं उस समय कोई अटैक नहीं होगा, लेकिन इसका अटैक का इनिशिएटिव ईरान ने लिया है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि ये सीधा सीधा ये और ये इसलिए भी अटैक करवाया है आईआरजीसी ने, शायद मुझे लग रहा है कि उनको ये लगे कि इस पर काउंटर अटैक भी होगा तो जो अमेरिकियों के खिलाफ जो रिजेंटमेंट है ईरान में वो सामने आएगा, और वही हो रहा है, उसी का डिस्प्ले हो रहा है। यही नहीं, सऊदी अरेबिया जिन पर कई अटैक हुए थे उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे हैं, उनके टैंकर्स पर भी अटैक किया गया है जो अब तक नहीं किया गया था। और इसके अलावा जितने सारे टैंकर्स पर अटैक किए गए हैं वो सारे उन 5 जीसीसी कंट्रीज के हैं जो इस वॉर से अफेक्टेड हैं, और कहीं ना कहीं इस बात को भी एम्फसाइज कर रहा है अटैक कि हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान कभी भी छोड़ेगा नहीं, और अपनी जो उस पर अपना जो टोल की बात कर रहा है वो उसको बरकरार रखेगा। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि आने वाले दिन में अगर इसी तरह चलता रहा, और 60 दिन का जो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में थी कि आप इसको वायलेट नहीं कर सकते, उसका वायलेशन भी हुआ है। अमेरिका ने जो ऑयल सैंक्शंस पे डील हटाई थी, जो उनको डील कर सकते थे, वो भी खत्म कर दिया है। तो मुझे लग रहा है ये सिचुएशन और ट्रिकी हो गया है। अभी 2 दिन और हैं इनके फ्यूनरल प्रोसेशन को या फाइनली सुपुर्दे खाक करने को, लेकिन आगे आने वाले समय में मुझे लग रहा है इस पर एक बहुत बड़ा थ्रेट है जो मंडरा रहा था और वो आगे जाके और मंडराएगा। लेकिन इसमें किसको दोष दिया जाए ये क्लियर नहीं हो रहा है। खबरें महाराष्ट्र की। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से हालात खराब हो रहे हैं। पालघर में आसमान से आई आफत की वजह से अब तक 10 लोगों की जान गई है। नदी नाले उफान पर हैं।
झाजरोली गांव में आई बाढ़ में फंसे 200 से ज्यादा परिवारों को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। मुंबई में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के बीच मुंबई के पास मुंब्रा में बड़ा हादसा हो गया। एक इमारत की चौथी मंजिल की बालकनी अचानक गिर गई। इस हादसे में नीचे सड़क किनारे मोमोज बेच रहा शख्स घायल हो गया। राहत और बचाव का काम जारी है। जांच के बाद इमारत को खतरनाक घोषित करने का फैसला होगा। महाराष्ट्र के भिवंडी में बारिश के बाद इलाके के कई घरों में पानी आ गया है। पुलिस कर्मियों ने 85 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने पानी के बीच फंसे बच्चे को अपने कंधे पर बिठाकर सुरक्षित बाहर निकाला। बारिश से बेहाल मुंबई वासियों के लिए राहत भरी खबर भी है। शहर को पानी सप्लाई करने वाली 7 झीलों में से एक विहार झील बीती रात ओवरफ्लो करने लगी और ओवरफ्लो होने के बाद इसका पानी मीठी नदी में चला जाता है। इस झील से रोजाना करीब 90 मिलियन लीटर पानी सप्लाई होता है। महाराष्ट्र के जलगांव में खदान में भरे पानी में डूबने से 3 नाबालिग दोस्तों की जान चली गई। तीनों पत्थर निकालने के लिए खदान में जमा हुए बारिश के पानी में तैरने गए थे। इस हादसे के बाद प्रशासन ने ग्रामीणों को अपने बच्चों पर नजर रखने की हिदायत दी। और अब केरलम की खबरें देखते हैं। केरलम में भयानक लैंडस्लाइड के 20 घंटे से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी वायनाड में लापता लोगों की तलाश जारी है। केरलम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मुख्यमंत्री कार्यालय ने माना है कि समय पर मिट्टी नहीं हटाए जाने की वजह से यह घटना हुई। लैंडस्लाइड के नए वीडियो में एक टैंकर 200 फुट से बहता हुआ दिखाई दे रहा है। वायनाड लैंडस्लाइड को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट है कि लैंडस्लाइड के बाद कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे कई लोग मलबे में फंस गए। उन्हें बचाव का बिल्कुल मौका नहीं मिला। बाद में स्थानीय लोगों ने ही कई लोगों को कीचड़ से निकाला। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 9 अब तक लापता है। कल्लाडी में मीनाक्षी ब्रिज के पास लैंडस्लाइड हुआ, जहां मल्लपुरम और वायनाड जिलों को जोड़ने वाली एक सुरंग सड़क परियोजना का काम चल रहा था। इस घटना के बाद से कंस्ट्रक्शन साइट पर हजारों टन मिट्टी जमा हो गया। खराब मौसम में उसे हटाना चुनौती बन गई। वायनाड में बारिश के बीच लापता लोगों की तलाश एनडीआरएफ समेत कई एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। बारिश और नमी के कारण राहत कार्यों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रात भर बारिश हुई। मेपाडी में पिछले 24 घंटों में 226 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। केरलम के कुन्नूर में लगातार बारिश के कारण कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वालापट्टनम नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बारिश और जलभराव के कारण उलक्किल पंचायत में वैथूर ब्रिज डूब चुका है। और अब खबरें मध्य प्रदेश से देखते हैं। आइए मध्य प्रदेश की खबरों में सबसे पहले मध्य प्रदेश में तालाब निर्माण के नाम पर करोड़ों के घोटाले का आरोप सामने आया है। शहडोल दमोह से कई मामले सामने आए हैं। पुराने गड्ढों, सड़क खुदाई के दौरान बने गड्ढों को ही नया तालाब बताकर पैसा सरकारी फंड से निकल गया और करोड़ों का भुगतान कर दिया गया। भोपाल में गड्ढों के मरम्मत का फंड का दूसरी जगहों पर इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का बयान, ये मामला 2022-23 का है। जो भी दोषी होगा सख्त कार्रवाई करेंगे। वहीं विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने कहा बीजेपी भ्रष्टाचार को शिष्टाचार मानती है। बारिश के बीच मध्य प्रदेश के जबलपुर में बड़ा हादसा हो गया। जबलपुर में बड़ा फुहारा इलाके में एक 4 मंजिला इमारत ढह गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मलबा हटाने का काम जारी है। बारिश के बाद मध्य प्रदेश के पन्ना जिला चिकित्सालय में घुटनों तक पानी भर गया। सर्जिकल और डिलीवरी वार्ड जलमग्न हो गए। वार्ड में भारी जलभराव के चलते संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि हर साल बरसात के दिनों में अस्पताल में पानी भर जाता है। मध्य प्रदेश में भी जमकर बारिश हो रही है। अगले 4 दिनों तक बारिश का ये दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने आज इंदौर, उज्जैन समेत 28 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस साल मानसून 10 दिन देरी से मध्य प्रदेश पहुंचा है। और देखिए, दक्षिण ईरान पर अमेरिका का हमला। ईरानी सैन्य पोस्ट पर ताबड़तोड़ बमबारी की गई। अमेरिकी हमले में ईरानी सैन्य पोस्ट को तबाह किया गया है। अब ईरान के ही सिरिक में कमर्शियल इलाके पर हमले को लेकर खबर है, जहां ईरानी सरकारी टीवी मीडिया दावा कर रही है कि अमेरिकी हमले में कई लोग घायल हुए हैं और इन घायलों को मिनाब अस्पताल में भर्ती किया गया।
और ईरान पर हमले को लेकर यूएस अधिकारियों का दावा सामने आया है। ईरान पर हमला हॉर्मुज बंद किए जाने का नतीजा है। हॉर्मुज को बंद करने को बताया अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद। सीएनएन पर एक अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया है। अब सेंटकॉम ने हमले का वीडियो जारी किया है, जहां हमले को लेकर सेंटकॉम बड़ा दावा यह कर रहा है कि ईरान के 80 ठिकानों पर अटैक हुआ है। आईआरजीसी की 60 नाव पर निशाना, एयर डिफेंस के साथ साथ मिसाइल ठिकानों पर भी अटैक किया गया है। तो फिलहाल बड़ा दावा और इन तस्वीरों के साथ दावा ये कि किस तरीके से आईआरजीसी की 60 नाव को निशाना बनाया गया। इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ी खबर यही है कि न सिर्फ ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि एयर डिफेंस और मिसाइल ठिकानों पर भी अटैक किए गए हैं। तो फिलहाल इन हमलों को लेकर ये तस्वीरें भी जारी हो चुकी हैं, लेकिन टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, जिस बात का जिक्र अभी प्रोफेसर अमिताभ ने भी स्टूडियो में किया, क्योंकि जिस स्तर पर अभी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, साफ है कि ये सिचुएशन को और ज्यादा एस्केलेट कर सकता है। तो अमेरिका ईरान युद्ध रीस्टार्ट, कहा तो यही जा रहा है। सेंटकॉम ने क्या कहा है? इन हमलों के बाद से 80 से ज्यादा ठिकानों को निशाना हमने बनाया है। कमांड कंट्रोल सेंटर, रडार साइट पर हमला किया गया, एंटी शिप मिसाइल क्षमताओं पर निशाना किया गया। आईआरजीसी की 60 छोटी नावों पर भी अटैक किया गया। ईरानी सैनिक क्षमता को कमजोर करना लक्ष्य है। ईरानी ट्रेड कॉरिडोर को बाधित कर सकता है। ईरान पर यूएस एयर स्ट्राइक क्यों की गई? ईरानी हमले का यूएस ने जवाब दिया है। कल हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने किया था अटैक। कतर के 3 जहाजों पर किया था हमला और हॉर्मुज से गुजर रहे थे 3 कमर्शियल जहाज, जहां पर यह अटैक किया गया। हॉर्मुज में हमला सीजफायर का उल्लंघन बताया गया सेंटकॉम की तरफ से। ईरान का हमला करना खतरनाक कदम है। तो देखिए, इस तरीके से ये कारण सेंटकॉम की तरफ से, अमेरिका की तरफ से बताए गए हैं इस रिटेलिएशन के या इस हमले के। दत्ता सर, ईरान क्या अपनी लाइन को वाकई में क्रॉस कर रहा है? ये पूरी दुनिया में ये बात मानी जाती है कि हॉर्मुज एक फ्री वाटर है, वहां अंतरराष्ट्रीय आवाजाही को बाधित करना अपने आप में एक गलत कदम है। क्या अमेरिका उसी बहाने ईरान पर अटैक कर रहा है या वाकई में ईरान अब ज्यादा हदों को अपनी ज्यादा क्रॉस करता दिखाई दे रहा है, जिसका नतीजा यह है कि अमेरिका के लिए अब इसको टॉलरेट करना मुश्किल है, क्योंकि हॉर्मुज को वेपनाइज कर चुका है। न सिर्फ वेपनाइज कर दिया ईरान ने, बल्कि अब तो पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करने की स्थिति दिखाई दे रही है। बिल्कुल रवि, देखिए ऐसा है, ये जंग शुरू होने से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल खुला था, कोई रुकावट नहीं थी ईरान की तरफ से, और जो लगातार कमर्शियल मूवमेंट चल रहा था वहाँ। जंग के बाद जो भी हालात पैदा हुए, उसके बाद सीज़फायर हुआ, उसके बाद पूरी नाकाबंदी कर दी गई अमेरिका के द्वारा पूरे जो पर्शियन गल्फ को, यहाँ पे ईरानी शिप्स को आने जाने में रोक दिया गया। ईरान के पोर्ट से कोई भी तेल लेके जा रही शिप को भी उन्होंने बाधित किया। तो ईरान ने उस समय इसको एज अ लीवर इस्तेमाल करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। आईआरजी के साथ तालमेल मिला के गुजरेंगी, अगर वो बिना उसकी इजाज़त के गुजर रही हैं तो उनके ऊपर हमला होगा। दूसरा, क्या अमेरिका ने ट्राई किया कि ओमान की तरफ से एक अल्टरनेटिव एक चैनल निकालने की कोशिश करी और बहुत सारी शिप्स को वहां बिना ईरान के सुपरविजन के वहां से निकालने की कोशिश करी। ईरान ने उन शिप्स को भी टारगेट किया। तो अभी क्या है कि ये जो ये एक दूसरे के खिलाफ कैट एंड माउस की गेम खेली जा रही है ईरान और अमेरिका के द्वारा। अगर ईरान कोई हमला करता है तो तुरंत अमेरिका एक रिटेलिएशन कर रहा है। और इस वक्त बड़ी खबर बता दें, बंगाल बारुईपुर रेप मर्डर के अभियुक्त के एनकाउंटर को लेकर बड़ी खबर है। आरोपी प्रभास मंडल पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल नाबालिग से रेप और हत्या का अभियुक्त ढेर, और बारुईपुर रेप के अभियुक्त के एनकाउंटर को लेकर इस वक्त खबर आ रही है। फिलहाल आपको बता दें, लगातार मामले में हर एंगल से जांच हो रही थी, लेकिन नाबालिग से रेप और हत्या के इस अभियुक्त के एनकाउंटर को लेकर फिलहाल खबर है। रविशंकर दत्ता इस वक्त हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रवि, बताएं। देखिए, सांप्रतिकतम समय में ये पश्चिम बंगाल का पहला घटना है जहां पे कोई आरोपी जो है उनको एनकाउंटर में मारा गया है। वो आरोप यह है कि जब उनको स्पॉट पे लेके गया था क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसको पुनर्निर्माण करने के लिए, तब वो पुलिस का पिस्तौल लेके भागने की कोशिश किया और इसीलिए उनको गोली मारा गया, जिसमें वो जख्मी हो गया। हॉस्पिटल में लेके गए तो उनको मृत घोषित कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जस्टिस होते दिखा है एक एक घटना पे, पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी सरकार आने के बाद अब वही दिख रहा है कि जो आरोपी है वो एनकाउंटर में मारा जाता है, क्योंकि ऐसे घटना में हम लोग सबको पता है, जैसे आज जिक्र में हुआ है और बाकी के घटना में बहुत टाइम लग जाता है यहाँ पे जस्टिस मिलने को। तो मृत के परिवार जो थे वो कल शुभेंदु अधिकारी से मिले थे, कल एसपी की ऑफिस में बड़े वहां पे बातचीत हुई थी और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा था आप देखिए आगे आगे क्या होता है। तो इसमें साफ साफ ये हो जा रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार अब जो रवैया ले रहा है उसमें जो आरोपी जो लोग हैं, दोषी लोग हैं, उन लोगों का खैर नहीं। बिल्कुल, क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा था और क्राइम सीन की रिक्रिएशन के दौरान ही पुलिस से हथियार छीनकर भागने की कोशिश की और उन पर गोली चलाने की कोशिश की और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई और रेप और मर्डर के अभियुक्त का एनकाउंटर। बड़ी खबर है चंपत राय से गोविंद देवगिरी की मुलाकात, जहां तीर्थ क्षेत्र भवन में 2 घंटे चली इस मुलाकात पर और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिजीत हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उससे पहले बता दें कैमरों से बचते हुए गोविंद देवगिरी निकले हैं और ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी की मुलाकात इससे पहले कल बजरंग बांगड़ा और कृष्ण मोहन ने भी मुलाकात की थी। बताएं अभिजीत, इस मुलाकात के बारे में फिलहाल क्या जानकारी? देखिए, सुबह सुबह गोविंद देवगिरी चंपत राय से मुलाकात करने पहुंचे हैं और जब से अयोध्या पहुंचे हैं तब से पहली मुलाकात है। चंपत राय की इस्तीफे के बाद दोनों की कोई मुलाकात नहीं हुई थी और कल जब चंपत राय ने अपना एक पत्र जारी किया, सार्वजनिक किया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उसके बाद उन्होंने एसआईटी को भी अपना एक लिखित बयान जब जारी किया और वो भी मीडिया में जब आ गया तो उसके बाद से मुलाकातों का दौर शुरू हुआ। पहले कृष्ण मोहन पहुंचे मुलाकात करने के लिए चंपत राय से, उसके बाद बजरंग लाल बागड़ा ने लगभग 1 घंटे तक मुलाकात की। उसके बाद आज सुबह की जो मुलाकात है वो सबसे बड़ी मुलाकात, जो कोषाध्यक्ष है गोविंद देवगिरी वो चंपत राय से मिलने के लिए पहुंचे और लगभग 2 घंटे तक दोनों के बीच में बातचीत। अभिजीत शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी अभिजीत बता रहे हैं गोविंद देवगिरी फिलहाल कैमरों से बचते हुए निकल चुके हैं। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की चंपत राय से ये मुलाकात। देखिए, आज की घटना बाकी घटना की तुलना में ज्यादा गंभीर है। टाइमिंग तो है ही, क्योंकि सुप्रीम लीडर को सुपुर्दे खाक होना है 24 घंटे के बाद। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि ट्रंप कहाँ बैठे हैं। ट्रंप ईरान के पड़ोस में ही बैठे हैं, टर्की में बैठे हैं। वहां से उन्होंने ऑर्डर दिया कि भाई इस पर स्ट्राइक करो। कितनी देर स्ट्राइक चली? तो पूरे 5 घंटे तक स्ट्राइक चली। 80 ठिकानों पर स्ट्राइक करने का सेंटकॉम ने दावा किया है। मैं याद करता हूं कि जिस वक्त जंग चल रही थी 40 दिन की, उस दरमियान 24 घंटे में 100-150 स्ट्राइक होती थी। तो आप सोचिए 5 घंटे में 80 स्ट्राइक की गई है, तो कितना भारी हमला किया गया है। तो एक बात तो है कि आज का हमला बाकी हमले की तुलना में बहुत ही ज्यादा गंभीर है। लेकिन इसने एक बात और भी बता दिया है, वो ये कि अब ईरान और अमेरिका के बीच कभी दोस्ती तो होने से रही। वो इसलिए क्योंकि जब आप सुप्रीम लीडर के इस सुपुर्दे खाक के कार्यक्रम में कहते हैं कि 2 करोड़ लोग अमेरिका के खिलाफ जुटे हैं और हम ट्रंप से बदला लेंगे, ट्रंप के मारने का भी ऐलान किया जाता है, तो ट्रंप और अमेरिका की जनता को समझ में आता है कि ये है असली ईरान और इस ईरान से हमें निपटना है। तो इसलिए जैसे ही उनको मौका मिला और उन्होंने इस तरह के भारी स्ट्राइक किए हैं। जो दूसरी बात है यहाँ पर वो इस रूप में देखिए कि ईरानियन रिजीम ने भी इस पूरे कार्यक्रम को जिस तरह से अपने पावर को कंसोलिडेट करने के लिए इस्तेमाल किया था, तो अमेरिका ने ये मैसेज दिया ईरानियन रिजीम को कि आप अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को तो समझा सकते हो मनीष, लेकिन एक छोटा सवाल यहीं पर है कि ईरान ने जब वो शोक में डूबा हुआ है, जब वो एक बहुत ही ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, ऐसा मौका उन्होंने अमेरिका को दिया ही क्यों? अगर वो इग्नोर भी कर देते 1-2 जहाजों को पास करने से और इस युद्ध को टाल सकते। टॉलरेंस एक शब्द है, क्या वो टॉलरेंस ईरान की IRGC की सत्ता में बिल्कुल नहीं है कि वो उस दिन भी हमले और युद्ध के लिए तैयार हैं जब वो अपने सुप्रीम लीडर को सुपुर्द खाक करने जा रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। देखिए, जवाबदेही तो ईरानियन रिजीम के पास बनती ही है, खास करके तब जब सारे लोग शोक में डूबे हुए थे। पूरा ईरान शोक में डूबा हुआ था। ईरान के रिजीम के जो लीडरशिप है वो दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। तो उस वक्त वो 2-3 दिन कम से कम जहाजों पर अटैक नहीं करते तो काम चल जाता। लेकिन क्या है ना कि आपको शोक सभा के नाम पर अपनी ताकत भी दिखानी है। आपको दिखाना है कि देखो अब हम दुनिया को डिक्टेट करेंगे, अब हम अमेरिका से बड़े पावरफुल कंट्री हो गए, कम से कम अपने लोगों की नजर में। तो इसलिए आपने उसी शोक सभा के दरमियान जहाजों पर अटैक किए। तो आप अमेरिका को फिर कैसे कसूरवार कहेंगे कि इस दरमियान जो है अमेरिका ने अटैक किया है? क्योंकि पहला हमला तो ईरान ने किया।
उन जहाजों पर। मान लीजिए 3-2-4 जहाज गुजर भी रहे थे, गुजरने देते, सुपुर्दे खाक हो जाता, उसके बाद आप जाते वहां पर नियम लगाने के लिए। बिल्कुल सही तो आपने ईरान मनीष की कहा, सबसे- और दर्शकों को यह भी समझा दे जिस बात का मनीष जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ईरान ने 3 कमर्शियल शिप्स को टारगेट किया, उसी पर जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका ने 80 ठिकानों पर हमले किए हैं। और हमलों के वक्त एक और बड़ी खबर सुनिए, हमलों के वक्त ही इराक में ईरान के नेता थे और अमेरिकी हमलों के बाद ईरान लौट चुके हैं अब राष्ट्रपति पेजेश्कियान। हालांकि खामनेई की अंतिम यात्रा बीच में छोड़कर तेहरान पहुंचे हैं और इराक के करबला में मौजूद थे पेजेश्कियान। ईरान के सरकारी टीवी ने राष्ट्रपति के लौटने की पुष्टि भी कर दी है। और आज इराक के करबला में खामनेई का ताबूत, जहां करबला की सड़कों पर उमड़ी लाखों की भीड़, खामनेई की को दी जा रही है अंतिम विदाई। तो इराक के करबला में खामनेई का ताबूत, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहां पर अपने सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई देने के लिए जमा हुए हैं। और जो खबर हम आपको बता रहे थे कि पेजेश्कियान भी वहीं पर थे, बीच में ही लौटना पड़ा उनको इन हमलों के बीच। लेकिन इस बीच इस पूरे कार्यक्रम की तस्वीरें भी सामने आई हैं। कल मशहद में सुपुर्द खाक होंगे, लेकिन उसके पहले करबला में ताबूत उनका इराक में। एक तरफ इराक में खामनेई का शोक जुलूस निकाला जा रहा है, दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका में फिर से युद्ध शुरू हो गया है। कल यानी बुधवार को ईरान के पवित्र शहर मशहद में खामनेई को सुपुर्द खाक किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ईरान और अमेरिका जंग की तरफ बढ़ चुके हैं। हालांकि खामनेई सुपुर्द खाक जहां ईरान में युद्ध की आग इसलिए क्योंकि हमला उस वक्त हुआ है जब ईरानी सरकार इराक में मौजूद है, और खामनेई को आज ही इराक के करबला में अंतिम विदाई दी जा रही है। साथ ही ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान समेत सभी नेता इराक में थे। हमले होते ही पेजेश्कियान समेत सभी नेता ईरान वापस लौटे हैं। अमेरिका ने सोच समझकर हमलों का समय चुना है और ईरान में पहले से ही यूएस विरोधी भावनाएं भी चरम पर हैं। अब खामनेई के जनाजे में अमेरिका विरोधी नारेबाजी भी हुई है। जनता समझौते में शामिल ईरानी नेताओं से खफा भी है और ताज़ा हमलों के बाद ईरान को युद्ध में कूदना भी अब मजबूरी बन सकता है। समझाएं इस बात को प्रोफेसर अमिताभ। टाइमिंग को लेकर आपसे सबसे पहला सवाल इसीलिए किया था, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में जो शिपिंग रूट को जिस तरीके से ब्लॉक करने का ट्रम्प कार्ड ईरान के पास है, एस्केलेशन की एक और सबसे बड़ी वजह बन सकता है। क्या ये एक और सबसे बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है जहां अब ताजा हमलों के बाद ईरान को युद्ध में कूदना ही पड़ेगा? देखिए, अमेरिका इस समय युद्ध को एस्केलेट करने के पोजीशन में नहीं है, क्योंकि जिस तरह का स्टैंड प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिया है, वहाँ की लीडरशिप ने लिया है, उनको ये लग रहा है कि अब ये वॉर अगर प्रोलॉन्ग होता है तो उनकी इकॉनमी पर्टिकुलरली और इन जनरल वर्ल्ड इकॉनमी सफ़र करेगी। तेल के दाम बढ़ेंगे, जिसके लिए वो आए थे, शायद वो उनका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो ट्रंप साहब का। तो अब मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन ये तो क्लियर है कि अगर इस तरह के वार होते रहे दोनों पर, तो ये जो भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो टूट के गिर जाएगा और उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि इस समय ईरान के भीतर जो लीडरशिप क्राइसिस है उसको कोई समझ नहीं पा रहा है, शायद क्योंकि IRGC और जिस तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं वहाँ की सिविलियन लीडरशिप के खिलाफ, उसको अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि वहाँ का रिजेंटमेंट जो है वो वॉर में रिफ्लेक्ट कर रहा है। और वो लीडरशिप जो IRGC की ये जान गई है कि अमेरिका ये वॉर प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहता है किसी भी कीमत पर, उसका वो एडवांटेज उठाना चाहते हैं और हॉर्मुज स्ट्रेट उसका सीधा निशाना है। वो चाहते हैं कि इनका परमानेंट कंट्रोल हो जाए, जिस तरह टर्की का बॉस्फोरस पे है, इतिहास में रहा है, उस तरह का वो कंट्रोल चाहते हैं। जाहिर है इस वॉर ने उन पेचीदियों को बढ़ा दिया है, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर ट्रंप साहब इस बात पर तैयार भी हो जाते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जो 60 दिन का एक्सटेंशन दिया गया था वो फर्दर बढ़ाया जाए, मुझे नहीं लग रहा है कि इससे कोई समस्या 60 दिन की कहां बात रह गई। अब तो वो 60 दिन का दायरा भी खत्म ही दिखाई दे रहा है। जिस तरह से ये हमले हुए, छोटा मोटा हमला नहीं है। 80 ठिकानों को इस तरह से इतनी जल्दी टारगेट करना। लॉरेंस गैंग के खिलाफ FBI का बड़ा एक्शन, US, कनाडा, यूरोप में ऑपरेशन हार्ड बॉल। FBI का 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापा, बड़ी मात्रा में नकदी और हथियार बरामद। लॉरेंस गैंग से जुड़े करीब 20 लोग पकड़े गए हैं। ये देखिए रिकवरी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कुछ रिकवर किया गया है। 20 लोग पकड़े गए हैं, बड़ी मात्रा में नकदी और हथियार बरामद किया गया है।
तो लॉरेंस गैंग को लेकर यह बड़ा एक्शन सामने आया है। हार्ड बॉल इस ऑपरेशन का नाम दिया गया है और बड़ी मात्रा में रिकवरी हुई है। 20 लोग गिरफ्तार किए गए। तो बड़ी खबर यह कि एफबीआई ने गैंगस्टर गोल्डी बराड पर घोषित किया है इनाम और एफबीआई का बराड पर $50,000 का इनाम का ऐलान है। गिरफ्तारी में मदद करने पर इनाम का ऐलान किया गया है। साथ ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने की वजह से इनाम घोषित। बराड पर वसूली, नशा तस्करी में शामिल होने के आरोप। जितेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, क्या जानकारियां फिलहाल इसको लेकर सामने आ रही हैं, क्योंकि एफबीआई ने जिस तरीके से इनाम घोषित किया है और जिस तरीके से छापेमारी हो रही है उसको लेकर क्या इनपुट? 10:30 पे ही आ जाएगा ना। बिल्कुल देखिए, नाम घोषित करने के बाद एफबीआई यूएस, कनाडा और यूरोप की अलग अलग देशों की जो सुरक्षा एजेंसी है उनके साथ मिलकर एक ऑपरेशन चला रही है, जिसका नाम बाकायदा एक दिया गया है, हार्ड बॉल। और उसी ऑपरेशन के तहत अब तक 11 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया। 50 के करीब लोग यूरोप में डिटेन किए गए और लगातार अभी भी जो भी लॉरेंस गैंग के लिए काम कर रहे हैं, जो उसके शार्प शूटर है, जो गुर्गे, उन सबके खिलाफ ये फिलहाल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो एक बड़ी कामयाबी भारतीय जांच एजेंसी के लिए कह सकते हैं, कि पिछले कुछ सालों से लगातार जो लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए गुर्गे अलग अलग देशों के अंदर छिपे हुए थे, उनकी जानकारी एफबीआई के साथ शेयर की जा रही थी और अब एफबीआई ने एक बड़ा एक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ लिया है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। जितेंद्र हमारे सहयोगी बता रहे हैं यूएस, कनाडा, यूरोप में किस तरीके से ऑपरेशन हार्ड बॉल के तहत एफबीआई जिस तरीके से अलग अलग ठिकानों पर अभी तक छापेमारी हुई है और साथ ही 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की जो खबर है उसके मुताबिक बड़ी मात्रा में नकदी और हथियार भी बरामद किए जा चुके हैं। हालांकि अलग अलग जगहों पर हुई छापेमारी के बाद लॉरेंस गैंग से जुड़े 20 बदमाश भी पकड़े गए हैं और अब जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बड़ी संख्या में हथियार जब्त किए जा चुके हैं। इस पूरे ऑपरेशन को देखते हुए लॉरेंस गैंग पर जारी है सबसे बड़ा एक्शन। 3 तस्वीरें भी एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से ऑपरेशन के तहत ही अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी को लेकर हमारे सहयोगी जितेंद्र ने हमें ये जानकारी दी और साफ है कि किस तरीके से इन छापेमारियों के साथ साथ बड़े स्तर पर अब गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और हथियार भी जब्त किए गए हैं।